नमस्कार। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद से बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। क्या जम्मू कश्मीर को भी कांग्रेस मुक्त बनाने में भाजपा एक अहम भूमिका निभा रही है? और यह बताया जाता है कुछ पार्टियां जिसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता रहा है, उन्होंने यहां तक इल्ज़ाम लगा दिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने सौदा उसी दिन कर दिया था जिस दिन हाउस के अंदर ये 35A और 370 संबंधी बिल लाया गया था। चर्चा करेंगे। अभिजीत जसरोटिया जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, और साहिल जी कांग्रेस के सीनियर लीडर। साहिल जी, आपका स्वागत है। इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये जो टर्म है कि विपक्ष मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत, ये अपने आप में एक बड़ा डेंजरस टर्म है जो भारतीय जनता पार्टी यूज़ करती है, क्योंकि लोकतंत्र में एक अपोजिशन का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के मुद्दे, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोगों के मुद्दों को जो है वो सही ढंग से वो उठाया नहीं जा सकता। तो डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। कांग्रेस का 125 साल का इतिहास है। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कांग्रेस ने आज जो ये आप देश देख रहे हैं, 1947 में विरासत में हमें क्या मिला था, और आज 2022 है, और 2022 में इस देश को लाकर कहाँ खड़ा किया है, उसके पीछे अगर कोई एक पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया है इसमें, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं ये मानता हूँ कि संघर्ष में समय है हमारे लिए जो समय है वो टफ है। और इस टफ समय में हम सब कार्यकर्ताओं का, खासतौर से जो कांग्रेस के लोग हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि वो पेशेंस बनाए रखें। और जिस पार्टी के नाम पे, जिस पार्टी की अचीवमेंट्स के नाम पे आपको 70 साल ताकत में रहने का, सत्ता में रहने का मौका मिला, तो आज जब थोड़ा सा समय खराब हुआ है तो आपको अभी पहले से ज्यादा पेशेंस को दिखाने की जरूरत है, ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। और सत्ता आती और सत्ता जाती रहती है, लेकिन कई लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि सत्ता तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, पैदा भी सत्ता में हुए हैं और जब जाएंगे यहाँ से तो भी सत्ता के साथ ही जाएंगे। तो इस तरह का व्यवहार जो है वो भी लोकतंत्र के लिए विनोद जी ठीक नहीं है। मैं रोल की बात नहीं करूंगा बीजेपी की, लेकिन इतनी हालत जो कांग्रेस की हुई है उसको लिए किसको जिम्मेदार आप ठहराते हैं? क्या कांग्रेस की नीतियां, या गांधी परिवार, या परिवारवाद? चलें, उसको तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में जब होगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण था जी, कि किसका श्राप इन्हें लगा और क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपने बात कर दी जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं डेमोक्रेसी। पहले तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। इनकी पार्टी जो है एक ही परिवार के लिए सब कुछ करते रहे। पहले अपने पार्टी में तो डेमोक्रेसी लेकर आते, तो राहुल गांधी परिवार से थोड़ा सा बाहर निकलते तो उनको पता लगता डेमोक्रेसी क्या होती है। अब इनके कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिसाब हो गया वो भस्मासुर वाले, राक्षस वाला। पहले तो लोगों के सिर पे हाथ रखते थे, अब अपने ही सिर पे रख लिया है। जो उनके साथ हो रहा है इसी कारण हो रहा है। मैंने बड़ी देर पहले, जब मैं बड़ा छोटा था, शायद 16 या 18 साल की उम्र में, मैंने पहली बार जहाज में बैठा था जी। तो पहली बार जहाज में बैठा तो मैं बड़ा थोड़ा टेंशन में था और अकेला बैठ रहा था, कहीं जा रहा था नौकरी के सिलसिले में। तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा यार ये जो जहाज है, और हिला बड़ा, क्योंकि लेह की फ्लाइट थी, रास्ते में हिले तो मेरे साथ कोई एक बैठे हुए थे मैं चोड़ू ने मुझे कहा, देख बेटा वो सामने एयर होस्टेस है, इसको दिखता रहे। जब तक एयर होस्टेस नॉर्मल है तब तक सबकी नॉर्मल, अगर इसकी हवाइयाँ उड़ गई तो समझो फ्लाइट गिरने वाली है जी। तो कांग्रेस का हिसाब ये होगा, एयर होस्टेस भी कूद चुकी है, तो अब पीछे इनका क्या हाल होगा तो वो तो ये बता सकते हैं। तो इसी के लिए इनका जो अपना हाल है, इन्हें आज जो है अपनी पार्टी पे एक चिंता का विषय है। इनको मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की है, डेमोक्रेसी में एक हेल्दी अपोजिशन होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं दिल से चाहूँगा कि अपोजिशन हेल्दी होनी चाहिए। कम से कम हम भी इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने का इनके पास एक दायित्व होता है इनके कंधों पर। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी इनकी आंतरिक कलह है, जिसका कारण ये भली भांति जानते हैं परिवारवाद, क्योंकि इनके लिए एक परिवार ही पूरा देश है और हमारे लिए देश हमारा पूरा परिवार है। बस यही फ़र्क है हमारे में और कांग्रेस में। बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी इन्होंने, एयर होस्टेस की एग्जाम्पल दी। एयर होस्टेस कूद गई है तो जहाज जानी गिरने वाला है। नहीं विनोद जी, देखिए मैं एयर होस्टेस पे तो बाद में आऊँगा, तो पहले थोड़ा सा परिवारवाद पे ज़रूर मैं जवाब देना चाहूँगा कि यार परिवारवाद की बात कौन सी पार्टी करती है? इस समय देश में 2 लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, तीसरा तो कोई दिखता नहीं जी। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह का जो बेटा है वो BCCI का जो सेक्रेटरी बना है, तो कोई SSRB का एग्जाम पास करके वहाँ बना है, या कोई IAS का एग्जाम क्लियर करके जो वहाँ उस राजा रणजी ट्रॉफी में एक बड़ा भारी कोई क्रिकेटर था जो वहाँ जाकर उस पोजीशन पे बैठा है।
किस मुंह से ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। मैं अगर ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्ट गिनाने लगूं तो फिर वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपके श्रोता भी जानते हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी नहीं है, जिस वजह से ये आज जो हमारे अंदर से शोर जो बाहर आ रहा है। मैं विनोद जी बताना आपसे भी सवाल, मेरा एक सवाल रहेगा आपके माध्यम से लोगों से भी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब से भी कि भैया आपने कब सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब चुनाव हुए? क्या कभी आपने सुना कि जब इससे पहले नितिन गडकरी साहब अध्यक्ष बने, राजनाथ सिंह जी बने, या जो अभी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, ये किस अध्यक्ष से चुन के आए? हमारा बाकायदा पिछले 6 महीने से 7 महीने से लगातार पहले हमारी मेंबरशिप ड्राइव हुई। मेंबरशिप ड्राइव के बाद आज आपने देखा होगा कि हमारी वो पूरी नोटिफिकेशन आ गई है जो पूरे सही ढंग से जो पार्शियल तरीके से जो पार्टी का चुनाव होगा। अब पार्टी के चुनाव में ये तो ओपन सबके लिए है, जो पार्टी का मेंबर है। अब अभिजीत जसरोटिया साहब तो मेरी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव आकर लड़ेंगे नहीं, वो तो साहिल शर्मा जिसने पार्टी की मेंबरशिप की हुई है, पार्टी का पीसीसी मेंबर बना है या एआईसीसी मेंबर बना है, वही गांधी परिवार के समक्ष कोई आगे खड़ा हो पाएगा, नॉमिनेशन फाइल करेगा प्रेसिडेंट? मैंने यही विनोद जी देखिए, उनके सामने कौन खड़ा होता है कौन नहीं खड़ा होता है वो एक अलग इशू है। मेरे ये कहने का मतलब है कि मौका तो सबको प्रदान किया जा रहा है ना। उन्होंने एक ओपन सिस्टम रखा है, इसको आप सो कॉल्ड मौका बोल सकते हैं। सो कॉल्ड मौका मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मुझे आप बताइए कि इस सिस्टम में कहां आपको जो है वो अनियमितता दिख रही है या कोई गलत चीज जो दिख रही है? एक सिस्टम है जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन अनाउंस हुआ, इसमें कोई भी लड़े, चिदम्बरम साहब भी लड़े, मनीष तिवारी साहब भी लड़े, आनंद शर्मा जी भी लड़े। अब हमारे आजाद साहब तो चले गए, वरना बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो थे वो हो सकते थे, उन्होंने तो चुनाव से पहले ही जो है वो मैदान छोड़ दिया। ठीक है, बात करते थे रिफॉर्म्स की, बात किया करते थे कि भाई रिफॉर्म्स होने चाहिए चुनाव, अरे उन्हीं की सुन के हमने कहा, वरना अभी तो हम जो कार्यकर्ताओं की जो एक मांग थी कि भाई अभी इलेक्शन आगे भी किया जा सकता है, पार्टी के सामने और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन वो तो इलेक्शन की रिफॉर्म का झंडा जो था वो उठाया और चले गए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशारा जो था वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल वो इसलिए मैं कहूंगा ना कि मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसा क्या जो है बड़े अच्छे लगते हैं हमारे आजाद साहब, आज एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा जो है वो अच्छा लगने लग गए। ऐसा क्या हो गया कि अपने ही कैबिनेट का जो कल तक सहयोगी था रामविलास पासवान, जब उसकी डेथ के 2 महीने के बाद उसको बंगले से उसके बेटे को उठा के बाहर फेंका और 1.5 साल से वो आलीशान बंगला जो है जिसकी एक्सटेंशन दिन बर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कारण तो है ही ना जहां लगता है कि कहीं ना कहीं कोई करीबी है। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा कि जो ये हम पर आरोप कि पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी का, मैं साहिल शर्मा पार्टी का एक बिल्कुल अदना सा कार्यकर्ता हूं और आज पार्टी का मेंबर भी हूं। मैं भी कल जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट डालूंगा, ये मुझे इस बात का फक्र है। और जो भी मैदान में आएगा आप देखिएगा 1 महीने के अंदर, जहां तक तो मुझे इस बार महसूस हो रहा है कि इस बार पार्टी में चुनाव होगा। और हाँ, सोनिया जी कोई विदाउट बार ही होगा, सुनिए क्यों, जब लास्ट समय 1998 में हमारी अध्यक्षा जब चुनाव बनी थी, लगता है एक्चुअली क्या है ना कि आजकल लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, चीजों को भूल जाते हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में इतनी माहिर है और पूरा जो जिस तरह से मीडिया पे कंट्रोल है, लोगों को गलत दिखाया जाता है। जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ा था विनोद जी, तो उनके सामने आपके जिनको हमारे ही एक परिवार, वो भी परिवारवाद के एक बड़ा भारी उदाहरण था जिसको अब ले गए हैं और यूपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया, जितिन प्रसाद, उनके फादर साहब ने सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ा होगा। आप तो बड़ी बारीकी नजर रखते हैं हर चीज के ऊपर, उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा था और सोनिया गांधी जी चुनाव जीत कर आई। उसके बाद जब भी चुनाव आया, सामने किसी ने भी जो था वो अपना नॉमिनेशन नहीं किया। इस बार बाकायदा जो चुनाव हो रहा है, मैदान खुला है और आप देखेंगे कि जरूर जिसका भी मन है, मैं तो यहीं से अपील करता हूं कि कन्याकुमारी से लेकर चाहे मनीष तिवारी जी हो, आनंद शर्मा जी हो, चिदम्बरम साहब हो, जितने भी बड़े लोग हैं, आए मैदान में चुनाव लड़े। कार्यकर्ता फैसला करेगा कि हमारी आवाज कौन होगा और हमें कौन लीड करेगा। चलिए अभिजीत जी आप बताइए, जय शाह का जिक्र किया गया कि उन्होंने कौन सा IAS क्वालिफाई किया था या फिर उन्होंने रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी खेली थी? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, कोई भी अगर चलाए कम से कम ईमानदारी से चलाना चाहिए। सुरेश कलमाड़ी जी कौन सी खेल कर आए थे, कौन सी साइकिलिंग खोली थी, कौन सी कुश्ती लड़ी थी, कौन सी जैवलिन थ्रो थी, कौन सी शॉट पुट थी जिसमें उन्होंने मेडल प्राप्त किया था, और उसके बाद करोड़ों अरबों का उस ज़माने का जो है घोटाला वो उनके सिर पर है। बच्चों की साइकिलें, जो साइकिल है उसका बिल कितना था, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की एक साइकिल। वो बाथरूम के जो टिश्यू पेपर्स थे, एक टिश्यू पेपर पूरी दुनिया में इतिहास में पहली बार होगा कि लाख रुपए का एक टिश्यू बाथरूम का रोल, और वो लगे भी नहीं वहां पर, बाथरूम के वो टॉयलेट पेपर्स तक उन्होंने लाख रुपए की बिलिंग पेश की है। कौन सी उन्होंने गेम खेली थी, मुझे जरा साहिल जी बाद में जरूर बता देंगे, उसके बाद मैं जरूर देखूंगा उनका वो वाला ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, वो पैसे किसको दिए, कहां पर गए, क्यों, इनकी पार्टी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। कहते हैं जी हमें क्लीन चिट दिलवा दी थी, वो जो क्लीन
क्लीन चिट आपने दिलवाई थी वो सबको पता कैसे दिलवाई थी और क्या क्या काम आपने किए थे उस समय। तो उसके बाद ये सब चीजें कांग्रेस के अंदर एक बड़े सोची समझी साजिश के साथ किए जाते हैं सारे के सारे काम, और इनसे जब पूछा जाए तो उनको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। अरे यार, अगर हम आपसे आज हिसाब किताब पूछेंगे, कोई चीज पूछेंगे, हमारे लोग जिनकी आप बात करते हो, हमारे लीडर्स की जिनकी आप बात करते हो, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं कि परिवार से लीडर नहीं है, लेकिन वो परिवार के जो लीडर हैं वो बचपन से ही ये चल रहे हैं, कोई युवा मोर्चा से चल रहा है, कोई कहां से चला है। अब आपके परिवार में दो अगर काबिल इंसान इकट्ठे पैदा हो जाते हैं, वैसे आपके परिवार में तो सिर्फ गांधी परिवार से होते हैं, हमारे यहाँ पर किसी भी परिवार में काबिल इंसान पैदा हो जाते हैं दो दो इकट्ठे, वो दोनों राजनीति में अगर रुझान रखते हैं और कामयाब होकर आगे आ जाते हैं। कम से कम केवल गांधी परिवार के तो नहीं है, एक इस परिवार के दो एक जोड़ा है, एक दूसरे परिवार का जोड़ा है, कोई किसी परिवार का जोड़ा है, परिवारवाद नहीं है। अब दूसरी बात रही, इन्होंने कहा चुनाव, अरे इनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हमारे तो हमेशा चुनाव होते हैं, हमारे चुनावों के अंदर बूथ प्रेसिडेंट तक चुना जाता है, उसके बाद आगे आकर जो है वो लोग अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं और वो सारे प्रेसिडेंट मिलके पूरे केंद्र में जाकर हमारा जो है टीम बनती है सारी की सारी। ये हम डेमोक्रेसी के ऊपर चलते हैं, तभी तो हम 2014 के बाद फिर से भारी बहुमत से 2019 में आए, और आप 2014 से पहले 3 आंकड़ों में थे, फिर 2 आंकड़ों में आए, और मेरे से लिखवा के ले लीजिएगा, आर्यभट्ट ने 0 दिया था, वो 0 कांग्रेस के लिए दिया था। अगले चुनावों में इनके पास 0 होना है। क्यों? क्योंकि इनकी नीति ऐसी है, इनकी नीयत ऐसी है। कहीं सर भी लोगों के लिए इनकी, मैंने कहा ना, पूरी इनके लिए क्या है, इनके लिए पूरे का पूरा जो देश है वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार से खत्म। अभी ये बोल रहे हैं चुनाव होंगे, इससे पहले जो चुनाव हुए खुद इन्होंने कहा जी इस बार होंगे, मतलब इस बार होंगे। 70 साल से आपके पास चुनाव नहीं हुए। अब सबसे बड़ी एग्जांपल सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप फिर बोल लो या मैं बोलूंगा, यहाँ बोल दो, एक बंदा एक माइक है ना, इनके पास 4 माइक थोड़ी ना, जैसे बाकी डिबेटों में लड़ते हो, यहाँ लड़ने का आपके पास तुक नहीं है, क्योंकि माइक एक है। अब मैं बताता हूँ इनकी हिस्ट्री में चलते हैं, चलें जी थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं आपके पंजाब केसरी के श्रोताओं को। इनकी होती है जी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, आज़ादी से पहले 12 या 13 मेंबर, इनको ज़्यादा पता होगा, 12 या 13 मेंबर होते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव आज़ादी से पहले हुआ। अब जब वो चुनाव हुआ, उनमें 2 थे जी, एक तो नेहरू जी थे और दूसरे कौन थे आपको पता है जी? इनको पता होगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल जी को पड़ गई 12 वोटें, 1 दर्जन वोटें, और इनके नेहरू जी को पड़ा 1 वोट। डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेसी सुनिएगा साहिल जी की डेमोक्रेसी। सरदार वल्लभ भाई को 1 दर्जन वोट पड़े, 13 में से 12 मेंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। एक वोट जो है वो पड़ा इनके नेहरू जी को। अब वो कौन सी डेमोक्रेसी थी कि नेहरू जी ने वो भी नतीजे चेंज कर दिए, और नेहरू जी ने चेंज कर दिए क्योंकि उसके बाद ऐसा था, उन नेहरू जी को पता था, क्योंकि अंग्रेजों से तो सारी उनकी साठ गांठ थी, उनको भली भांति पता था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट होगा वही हिंदुस्तान का सबसे पहला प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए उन्होंने वो जो है बीच में डाला गांधी जी को, और कर करा के अब बेचारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े दिल के इंसान थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आप कर लीजिए इस देश का बेड़ा गर्क। तो वही उन्होंने किया फिर आके। जो इनकी डेमोक्रेसी की मैंने आपके सामने पोल खोल दी। अब इस बार अगर चुनाव में डेमोक्रेसी हो जाए, मैं एक बात बताता हूं, अगर हो, मेरे को बड़ा साहिल जी स्टिल बाकी इनके जितने इन्होंने नाम लिए उनसे ज्यादा कैपेबल है। मैं कहूंगा, मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, आप इनको प्रेसिडेंट बना दीजिए, आपका जरूर भला हो सकता है। उसके अलावा अगर आप फिर से पप्पू का चप्पू चलाएंगे तो आपकी वो एयर होस्टेस पहले कूद चुकी है, विमान जा रहा है और पता नहीं अब कौन सी खाड़ी में गिरना है। क्या साहिल जी? देखिए, मैं पहले तो अपने हमारे बड़े भाई ने बड़ा लंबा लेक्चर किया। मैं कहूँगा कि बड़ी डिसेंट तरीके से बहस हो रही है, हम भी आराम से बात कर रहे हैं। आपको भी जब आप विपक्ष के किसी बड़े लीडर के बारे में बात करते हैं तो कोई कम से कम विपक्ष के लीडर हैं, वो शब्दों का जो चयन हो वो तो अच्छा होना चाहिए। आप भी क्योंकि आप भी बड़े आप भी डिसेंट व्यक्ति हैं, आप भी डिसेंट व्यक्ति हैं, तो अच्छी डिबेट हो। और हमारे विनोद जी का एक बड़ा अच्छा जो है, लोग सुनते हैं इनको, तो डिबेट अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब इन्होंने बड़ी लंबी बात की जी। बात यहाँ से शुरू हुई थी जो 2022 में चुनाव होने वाला, और ये पहुंच गए आज़ादी के वक्त के कांग्रेस। ये हर बार डिबेट में इसी तरह की बात करते हैं। भाई सरदार पटेल हमारे, पंडित नेहरू हमारे, महात्मा गांधी हमारी, कांग्रेस पार्टी हमारी, फैसला हमारा। परेशानी इनको होती है। परेशानी इनको क्यों होती है? क्योंकि इनका इतिहास बड़ा खराब है। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। आजादी के आंदोलन के इतिहास में कहीं जगह नहीं है। आज उन चीजों पे नहीं जाऊंगा, वापस घूम के जो आऊंगा वापस इसी में आऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अब तो गिनाया कि अपनी वो पार्टी का इलेक्शन गिनाया कि हमारे यहाँ ब्लॉक में चुनाव होते हैं, यहाँ चुनाव होते हैं। भैया तुम्हारे वहां जब चुनाव हो रहे हैं तो वो चुनाव है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हो रहा है वो जो है वो सही ढंग से वो चुनाव नहीं हो रहा। जैसे कि विनोद जी मैंने आपको बताया कि पूरा बिल्कुल पहले हमारा ब्लॉक का चुनाव हुआ,
ब्लॉक के चुनाव के बाद डिस्ट्रिक्ट जिला का चुनाव हुआ, पीसीसी मेंबर्स बने, एआईसीसी मेंबर्स बने, और आपने कहा कि अब चुनाव होगा। मैंने ये कहा कि इससे पहले जो 2-3 बार चुनाव हुआ सामने कोई नहीं था, लेकिन जब सोनिया जी चुनकर आई तो आपके जो जितिन प्रसाद जी के पिताजी थे उन्होंने तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, बाकायदा उनके खिलाफ जो हुआ वो चुनाव हुआ, वो चुनाव से ही तो चुनकर आए। उसके बाद ये अधिकार तो आप जो है वो हम पर छोड़ दीजिए कि भाई हमने अपना अध्यक्ष जो है वो किसको बनाना है, और परिवारवाद पे गिना दिया, लेकिन बताया नहीं कि कौन सा जो था वो यूपीएससी का और पीएससी का एग्जाम क्लियर करके आपके जो जय शाह साहब है वो वहां तक पहुंचे और क्या नाम है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। कौन सा ऐसा जो है इनका इतिहास, जो राजनाथ सिंह के जो दोनों बेटे एक ही टाइम पे जो है वो एमएलए बनते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो जो विजय राजे सिंधिया की जो बेटी है वो मुख्यमंत्री बनती है, बेटा सांसद बनता है, रमन सिंह मुख्यमंत्री बनता है, तो अभिषेक सिंह जी जो है वो सांसद बनता है। ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको इनकी जो है वो लिस्ट गिना सकता हूं, लेकिन इनको जो है वो अपना जो परिवारवाद है वो नजर नहीं आता। और हमारी छोड़िए जनाब, अपने ही सीनियर लीडर्स से थोड़ी सीख उनसे लीजिए। पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी आए थे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आया हुआ मटेरियल है ना, उससे आप जितनी मर्जी बकवास कर लीजिए, उससे आप जितना मर्जी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कीजिए, लेकिन राजनाथ सिंह हमारे देश के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू में आकर जो नेहरू जी के लिए बात की। और सुनिए विनोद जी, पंडित नेहरू के बारे में कुछ भी तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी आए उसके बारे में बकवास कर लीजिए, लेकिन पंडित नेहरू होना बड़ा मुश्किल है। पंडित नेहरू की आज भी प्रशंसा एक देश का प्रधानमंत्री, सिंगापुर का प्रधानमंत्री अपनी संसद के अंदर खड़े होकर करता है, पंडित नेहरू का बखान करता है। पंडित नेहरू को देश की पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। महात्मा गांधी, आपका तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी वो कांग्रेस के लोग हैं जिनको जो बाहर है वो जो पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो। कांग्रेस मुक्त भारत, तब तक कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के डीएनए में है। हो सकता है, देखिए आपने कहा कि हम 2 बार चुनाव लड़े और ये अगली बार जो है वो 0 हो जाएगी। भाई 17 साल तक ये जनता हमें भी तो वोट करती रही, हम भी तो चुनाव जीत कर आते रहे, हम कोई पैराशूट से तो ऊपर से तो नीचे उतरते नहीं थे। आपकी सोच खराब है। आपने बात की कलमाड़ी साहब का, देखिए कितनी शैतानी से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, पहले कह भी दिया कि घोटाला हुआ और उसके बाद कह भी दिया कि आपने जो है क्लीन चिट दे दी। मैं इनका बताना चाहता हूं, झूठ फैलाने में तो ये लोग बड़े माहिर हैं, क्योंकि एक सिद्धांत पे काम करते हैं। आरएसएस की एक थ्योरी है और वो थ्योरी इन लोगों के जो है नसों में इंजेक्ट कर दी जाती है। वैसे कल तक तो हमारे भाई ये जो थे वो किसी और विचारधारा के साथ है, अभी ये नए यहां एंटर हुए हैं। आरएसएस की वो थ्योरी ये काम बताती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और तब तक बोलते रहो जब तक वो झूठ साबित ना हो जाए। क्या 2G में बताइए मुझे, संसद नहीं चलने दी, कहा 2G में घोटाला हो गया जनाब, ये हो गया, खा दिया, ऐसा कर दिया। कोयला घोटाला में देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए नहीं लगाए, मैंने तो नहीं लगाए, इन्हीं लोगों ने लगाए। क्या हुआ उन घोटालों का? अरे एक घोटाले की बात करो यार, कि जिस घोटाले के ऊपर अगर हम पर आरोप लगे हो और कोई एक भी कल्प्रिट साबित हुआ हो, ये कांग्रेस पार्टी ही थी। आज कई लोगों ने, मैं चलो इनका तो चलो व्हाट्सएप पे आया होता है, इन्होंने वो लाइन बोलनी होती है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो कांग्रेस मुक्त और वो एक हमारे बड़े लीडर की भी बात है, मैं उनकी भी बात करूंगा, जिन्होंने वो बात कही थी, जो पिछली बार भी मैंने डिबेट में कहकर गया था, जो अपने वो 3-4-5 पन्नों का उन्होंने एक बड़ा भारी जो था वो लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कोई वो ऑर्डिनेंस जो था वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था 2013 में। उसकी दर्द और उसकी जलन महसूस हुई 2021 और 22 में आके, जब वो देने के लिए कांग्रेस पार्टी माना, कमजोर हुए, कांग्रेस पार्टी जो थी वो कमजोर हुई, कुछ दे नहीं पाई। जनाब वो नहीं, बात में पूरी कर लूं कि जनाब वो ऑर्डिनेंस क्या था, जरा पता तो चले, जरा बताते हुए शर्म आई होगी कई लोगों को कि राहुल गांधी ने कौन सा ऑर्डिनेंस फाड़ा था। राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था कि 70 साल से हम ये लोग बात करते थे कि भाई अपराधियों को राजनीति में आने से कैसे रोका जाए। हमारी ही सरकार थी, हम भी कहीं जो फ्रंट में थे वो मजबूर थे, और हम ही ने वो ऑर्डिनेंस लाया और एक शेर की बांधी और एक बेखौफ लीडर की तरह वो सामने उन्होंने कहा कि गलत काम नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी सरकार का कोई निर्णय हो, और उस डिसीजन के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने बिल्कुल, हमें फक्र है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर मेरी ही सरकार ये डेमोक्रेसी है मेरी पार्टी के अंदर कि जो मेरे लीडर को इतना ताकतवर करती है कि वो अपने प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कहता है कि नहीं तुम्हारा ये फैसला गलत है। भैया किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर एक हिम्मत है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के बारे में कुछ बोल रहे हैं, 2 अग्निवीर हो गए हैं और पहला मंत्री अग्निवीर होने वाला है, उसका नाम है नितिन गडकरी। उसको तो निकाल दिया नितिन गडकरी और अच्छे से नहीं, मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी और पकड़ के क्या करोगे, इतनी बात सुन ली।
देखिए, हाँ, मैं इनकी बातें सारी की सारी करता हूँ। इन्होंने बड़े बड़ी बातें अपनी विस्तार से इनको जवाब दूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा भड़क भड़क कर जवाब दिए अपनी पूरी डम। मेरे पास आने से आराम से वहां से सुन सकते हैं, याद हो ना, जितनी वो नहीं है वो वहां पर लोगों ने बता देना क्या कर रहे हैं। मेरे पास देखने से क्या होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा याद देखने, मुझे देखने से ध्यान से सुनने के लिए कान चाहिए। इसी तरह से ध्यान से आपने अगर अपने पार्टी के लीडर्स की, अपने पार्टी के लीडरों की बात सुनी होती तो आज आपका ये हाल ना होता। तो सुना, मैंने आपको 10 मिनट सुना ना आपकी बात को, आपने बड़े आपत्तिजनक लफ्ज भी यूज किए, कोई बात नहीं, सभ्यता पहले आप सुनिए, सभ्यता सुनिए, और आप सभ्यता आपको पता नहीं खैर हमें तो सभ्यता से देना देंगे। अब सुनिए, बात आती है सबसे पहले इन्होंने कहा हमारे जी राहुल गांधी जी ने अपने ही प्रधानमंत्री के आगे फाड़ दिया, अपने प्रधानमंत्री। कहा जी, रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री, रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री सभी जानते हैं। लाल किले से मनमोहन सिंह जी पूरे भारत को 15 अगस्त को संबोधित कर रहे हैं, और नाम किसका ले रहे हैं? हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी। आज तक नहीं हुआ इतिहास के अंदर, इतिहास बदल करके रख दिया। एक प्राइम मिनिस्टर नाम किसका ले रहा है? अपनी पार्टी प्रेसिडेंट का नाम ले रहे हैं, हमारी सोनिया गांधी जी। वहां पर तारीफ कर रहे हैं। चलो जी, अब पता लग गया रिमोट कंट्रोल कौन चला रहा था, लोगों को भली भांति पता चल गया पीछे से। अरे भाई साहब, अगर आप लोगों ने इसी तरह से परिवारवाद से किसी को रिमोट कंट्रोल से आगे लाना था तो आपको डेमोक्रेसी की बातें नहीं करना चाहिए। आपको शोभा नहीं देती है सारी की सारी बातें करना। हमारी पार्टी की बात आप जो करते हैं तो सबसे पहले अपना तरफ देखिए, अपना गिरेबान जरा झांकिए। नेशनल हेराल्ड केस में इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट, इनका युवराज, दोनों बेल के ऊपर। जिस पार्टी के युवराज, जिस पार्टी के प्रेसिडेंट बेल के ऊपर है, उस पार्टी को डेमोक्रेसी की बात करेंगे? अरे भाई साहब, नेशनल हेराल्ड में वही चीजें आपने सुन लीजिए ना यार, मैं बोला आपके बीच में, यहीं से सभ्यता पता लगती है। क्यों उतने? अरे आपको पूरा मौका दिया, फिर आप इनका हाथ पकड़ लेंगे, इनसे पूछ लीजिए। नहीं, फिर आप उनका हाथ, मैंने नहीं हाथ पकड़ा ना, फिर आप कहते हैं जी मीडिया हमने पकड़ा। मीडिया को तो जबरदस्ती पकड़ रहे हो आप, हम तो कुछ नहीं कहते। आने से पहले आपने मीडिया के बेचारों के मुंह पर ही उनको कह दिया आपने। ऐसा ना करें, मीडिया बेटा, हम मीडिया को फोर्थ पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का। बिल्कुल साहब, इनका जो मन कहेगा वही बोलो। लोग भी जो नीचे लिख रहे हैं वो भी इनका मन कर रहा है तो लिख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। व्हाट्सएप से कुछ नहीं होता, इतिहास के अंदर लिखा जाता है। बताएं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनावों की गलत बात है। अब ये बोलने उस टाइम तो व्हाट्सएप था ही नहीं, तो वो कहां से निकल कर आई है? पर अरे पूरा गूगल के ऊपर सारी की सारी किताबें पढ़ लीजिए जो लिखा गया है। अब इन्होंने बात कर दी संघ की, मैं संघ की बात भी इनको बताता हूँ। 47 से पहले की बात करता हूँ उनके आगे, ठीक है? मुझे कलम की जरूरत नहीं ना, आपको कलम की जरूरत पड़ती है। बिना कलम के यहाँ सब कुछ रखा हुआ है। ये व्हाट्सएप का नॉलेज होता है, ये व्हाट्सएप का नॉलेज होता है, ये होता है दिमाग का नॉलेज। सुनिए, आपके कलम की ताकत आपको पता कहते हैं डेमोक्रेसी। सुन लीजिए, याद रखो ना, आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे लिखने याद रखिए ना, इतने भी आपकी मेमोरी नहीं है। आपकी भी राहुल गांधी वाली मेमोरी है कि आलू से सोना बनेगा। अरे कुछ यार मेमोरी बूस्टर खाइए, मेमोरी बूस्टर खाइए। अगर आप बादाम खाइए करें 5 हिंदुस्तान के, वो नहीं इटली के बादाम नहीं, उनसे असर नहीं होगा, हिंदुस्तानी बादाम खाइए। अच्छा जी, अब बात आती है इनकी। मैं उनसे जो बात कर रहा था, इन्होंने संघ की बात कर दी। आपको बताते हैं कि एक बारी जब हिंदुस्तान, इनसे पहले जो भी इन्होंने जो झंडा बनाया हुआ था उस समय, जिसमें चरखा भी था, उस झंडे के अंदर इन्होंने क्या किया कि वो एक नेहरू जी एक सभा में आए, वो झंडा आधे रास्ते में फंस गया। बहुत 80 फुट का ऊंचा वहां पर था। अब वो जब रास्ते में बीच में रास्ते में फंस गया, जब बीच रास्ते में फंस गया तो किसी के अंदर, इनके कांग्रेस के तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उस 80 फुट के चढ़ते। कहां से चढ़ते? उसके अंदर एक तरुण इन्हीं की उम्र का होगा वो, खैर ये तो बेचारे बड़े गलत दिशा में चले गए, लेकिन वो इन्हीं की उम्र का था। उसने उस झंडे पर चढ़ के बीच में से झंडा उसने खोला और वो झंडा फिर नेहरू जी ने चढ़ाया। उसके बाद नेहरू जी ने कहा इस युवा को बुलाया जाए, कौन है? तो उनके कुछ चेले चपाटे जैसे आजकल कांग्रेस में बड़े, जिनके कारण के अच्छे अच्छे लीडर भाग गए वहां से, उन चेले चपाटों ने कहा जनाब ऐसा है कि ये संघ का आदमी है, इसको मत बुलाना सम्मानित करने के लिए। खैर अभी उनको सम्मानित किया गया, उनसे बेचारे पिछले कुछ साल पहले उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद देश की बात करते हैं। देश की बात बताता हूं कि इनकी क्या मंशा थी। इनकी मंशा थी ट्राई कलर के अंदर, ये जो संघ की बात कर रहे हैं, ट्राई कलर के अंदर इन्होंने यूनियन जैक लगाने का इन्होंने प्रावधान रखा था। और क्या कहता था, क्या दलील देते थे? जिन अंग्रेजों की बात कर रहे हो, हमें अंग्रेजों के साथ कोरिलेट करते हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल हम पे हुकूमत की, हमें बड़ा कुछ दिया है, इसलिए यूनियन जैक भी एक साइड पे होना चाहिए, जिसका हमने उस समय जो है अपोज किया, विरोध किया हमने। अब इस चीजों को हम कर रहे हैं। अरे हमें आप देशभक्ति है, देशभक्ति हमारे खून के अंदर है, हमारे खून के अंदर देशभक्ति। आपके अंदर देशभक्ति कहां से आएगी? खुद की आर्मी, खुद की एयरफोर्स को आपके लोगों ने जो है कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। उनसे सबूत मांग रहे थे, अपनी इंडियन आर्मी थे। आज मैं एक सर्वे देख रहा था विनोद जी, आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी आर्मी के कहां पे लोग यकीन करते हैं। तो मैं हैरान रह गया देख के हिंदुस्तान के लोग हैं। कोई जर्मनी, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई यूके के लोग इतना यकीन नहीं करते जितने भारत के लोग अपनी इंडियन आर्मी पे भरोसा करते हैं। इन लोगों ने
इंडियन आर्मी को लाके कटघरे में खड़ा कर दिया। 2 सबूत, बालाकोट में बम गिराए कि नहीं गई, बताओ। आप गए थे घर पे उनको मारने, आप जो उड़ी के बाद आपने बदला लिया, अपनी आर्मी से सबूत। देशभक्ति की बात करेंगे, आपको बड़ा अच्छा कहा था मोदी जी ने कि भाई साहब जिस हिसाब की आप राजनीति कर रहे हो, अगले 100 साल तक आपने हुकूमत है, अब तो इस हिसाब की राजनीति कर रहे हो। अरे प्रोडक्टिव करो यार, कोई काम करो, देश हित की कोई बात करो। और बड़े तरीके होते हैं अगर आपने करना है। अब आपने बात किया जी इनके 2 ही नेता हैं या 3 ही नेता हैं। भाई साहब एक बात बताएं, बोलेंगे कैसे? साफ सुथरी छवि के नेता जिनके ऊपर आज तक कोई इल्जाम ही नहीं है, हमारे आइडियल है हमारे नेता। उन नेताओं को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना उनके लिए हमारा एक प्यार है, क्योंकि वो साफ सुथरे आदमी। और मोदी जी की बात करेंगे, इन्होंने कहा एक कौन से सिंगापुर के कहा कि उन्होंने नेहरू जी की तारीफ कर दी, अभी तक उसको ये गा रहे हैं। पूरी दुनिया के सारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी की तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया के। आज वो वर्ल्ड लीडर, एक ऐसा नेता जिसने 2 देशों का युद्ध रुकवा दिया कि मेरे लोग पहले बात फिर बीच में आपको टाइम मिलेगा, क्यों चलते हैं यार? इतनी मिर्ची क्यों लगती है इनको यार? इतनी क्यों इतनी मिर्ची? आप कहीं से भी शुरू करो, आप शुरू कहीं से भी करो, अंत में ही करूंगा आपका, टेंशन ना लो आप। अब बात सुनिए, आप बड़ी 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 बात थी। फिर आपका पता क्या करेगा? सोशल मीडिया बीच में से किसी एक नेता का नाम उछालेगा और जाके फिर उसको बदनाम करने का। यही सभ्यता आपको सिखाई है शायद पार्टी ने। अब ये बात आती है डिबेट पूरी पूरी दिखाओ, दम रखना, फिर पूरी डिबेट दिखानी है, नहीं कि अपना पार्ट दिखा दिया। हम तो नहीं करते इस तरह की ओछी हरकतें जैसी आप करते हैं, आपका सोशल मीडिया करता है। अब ये बात आती है कि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया देश के जितने लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री की, मैं पूरी बात आपकी डायरेक्शन पे थोड़ी ना करूंगा, आपकी डायरेक्शन पे आप गांधी परिवार की डायरेक्शन पे चलते होंगे, हम किसी डायरेक्शन पे नहीं चलते। आप गांधी परिवार की डायरेक्शन पे चलते होंगे, हम नहीं चलते। हम गांधी परिवार की तरह ऑर्डर नहीं लेते, हम गांधी परिवार की तरह किसी डायरेक्शन नहीं लेते। हमारी जो मन में होता है वो बोलते हैं और सच बोलते हैं। आपको लेना पड़ता है वहां से सर्टिफिकेट, हम तो बोलेंगे, हम आपके कहने से थोड़ा बोलेंगे, ना गांधी परिवार के कहने से बोलेंगे, हम अपनी मर्जी से बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। सत्य में बड़ी ताकत होती है। आप इस सत्य की राजनीति करें तो शून्य नहीं मिलेगा, 2-4 सीटें मिल जाएंगी। सत्य की राजनीति कीजिए। अब बात ये आती नहीं, बस अरे आपने 10 मिनट की पूरी कहानी सुनाई, मुझे भी 5 मिनट बोलने दीजिए। आपकी पार्टी में आपकी आवाज दबाई जाती है, यहाँ चैनल पे थोड़ा दबाई जाती है, तो पूरा सबको मौका दिया जाता है। वहां पर तो केवल एक ही परिवार बोल सकता है। तो बात ये आई, इन्होंने जो बात की, आज देश का मान सम्मान देखिए कि आपके भारत देश का झंडा जो है उसे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बच्चे भी दिखाकर वहां से सेफ रूट मना रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री की कोई एक सिर्फ सिंगापुर का प्रधानमंत्री उसकी तारीफ नहीं करेगा, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करेंगे। आज वो लोहा माना जाता है, आज 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज ही सुबह इनको शायद, खैर अब व्हाट्सएप का डाटा नहीं भाई साहब, पढ़ लीजिएगा डाटा वो भी जाके। 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो इनका फेवरेट कंट्री है, जिसका ये यूनियन जैक का झंडा लेकर फिरते थे, उसको भी पछाड़ दिया आज हिंदुस्तान ने पीछे। खैर इनको कहां से यकीन होगा? इनको बेचारों को यकीन इंडस्ट्री होगा। इनकी थोड़ी साइकोलॉजी और इनकी फिजियोलॉजी और इनके केमिकल रिएक्शंस बड़े खतरनाक है। यहां से आलू, यहां से सोना, उससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनती, ना उससे देश आगे जाता है। जब आप मेहनत करते हैं, यहां से मेहनत डालते हैं, यहां से ईमानदार लीडर होता है, यहां से देश तरक्की करता है। ये फार्मूला होता है इसके अंदर, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला तब होगा जब एक आम परिवार का, एक चाय बेचने वाला इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसने गोल्ड बॉर्न, नॉट विद सिल्वर स्पून, बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन हिज माउथ। ऐसे इंसानों को आप जबरदस्ती लीडर बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी का वही हाल हो रहा है जो हो रहा है। साहिल जी, आप यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे थे, जो इन्होंने, वैसे मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी बीच में बोल दिया, इनको वो पूरी बात कर देनी चाहिए थी। मेरे वही गलती मुझसे ये होगी कि वो बात नहीं जो थी, वो जो बात थी वो बीच में ही रहेगी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत जबरदस्त सिद्धांत पे काम करती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और तब तक बोलते रहो जब तक वो झूठ सच साबित ना हो जाए। कर रहे थे ना बात, अभी आया था व्हाट्सएप पे वो मटेरियल आया था कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे 2 देशों ने, यूक्रेन ने और रशिया ने वार रोक दी। जनाब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बाकायदा, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये वक्तव्य दिया कि ये झूठी खबर है, ये व्हाट्सएप पे प्लांट की हुई खबर है। कब तक यार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों को प्लांट करोगे, आओगे और मीडिया में बोल के चले जाओगे। अब मैं आता हूं जरा वापस, मैं भी चलता हूं जरा थोड़ा सा वापस 1947 में, जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हीं के आरएसएस के एक बड़े लीडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, फजलुल हक साहब रहे आपके
बंगाल के अंदर जी। प्रधानमंत्री बिल्कुल। जिनकी कैबिनेट में रहे, और जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट था, तब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहा था कि तुम पूरे देश में इन कांग्रेसियों को रोको और हम हिंदुस्तान और हम बंगाल के अंदर कांग्रेसियों को रोकेंगे। इन्होंने कहा कि भाई आरएसएस के बारे में भी नई स्टोरी आई होगी, वैसे अभी भी नया है, वैसे बड़े काबिल व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है। जब पीडीपी में टीवी पे आया करते थे, मैं उनको तब भी देखा करता था, बड़ा मजबूती से, बड़ी मजबूती से पीडीपी का पक्ष जो था वो रखा करते थे। लेकिन अभी नए नए आए हैं, पूरा इतिहास नहीं जानते हैं। इन्होंने स्टोरी सुनाई अभी कि एक वो जो पंडित जी झंडा लहरा रहे थे, बीच में एक जो कार्यकर्ता जाग गया था, ये हो गया वो हो गया। देखिए, पंडित जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, और पंडित जी की पहली कैबिनेट में विनोद जी, उनसे एक अलग विचार रखने वाले 3 से 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग विचारधारा होने के बावजूद जो था वो उनको अपनी कैबिनेट में रखा। चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, चाहे BR अम्बेडकर साहब हो, या कुछ लोग और भी। और जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद पंडित नेहरू ने बैन नहीं किया था, उनको बैन करने वाले थे सरदार पटेल साहब। उन्होंने कहा था कि यह समाज के लिए नासूर है, ये समाज के लिए सबसे खतरनाक लोग हैं, और सरदार पटेल ने इस आरएसएस को बैन करने का काम किया था। लेकिन ये वही पंडित नेहरू का व्यक्तित्व था जिसने 1962 में आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में बुलाने का काम किया था, जिसका ढिंढोरा जो है वो आरएसएस के लोग जो है वो हर जगह पीटते हैं कि भाई पंडित नेहरू जी ने हमें 26 जनवरी की परेड में बुलाया था। किसी के बारे में बात करते हुए पूरा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और गलत जो है वो तथ्यों को सामने नहीं रखना चाहिए। और जहां तक गांधी परिवार की जो बात कहते हैं, इन्होंने एक हमारे बड़े भाई ने बड़ा अच्छा वो कहा कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हो। क्या इस देश में क्या किसी एक अमीर घर में पैदा होना गुनाह है? इसी घर में पैदा हुई इंदिरा गांधी, इसी घर में पैदा हुए राजीव गांधी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। देश के 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हुए, वो उसी सोने का चम्मच लिए पैदा हुए परिवार के लोग थे। तो इस तरह से हल्की बात करना वो जो है वो वैसे इनका सिद्धांत था, वैसे इनको सिखाया भी जाता है कि जब जाना है और हल्की बात जो करके आना। और हमें फक्र है, हमने इस देश की सेना के ऊपर हमें फक्र है, और हमने कभी कोई जो है उनसे जो कोई ना सवाल जवाब किए ना कोई बात की। अरे आप ही के डिप्टी निर्मल सीएम साहब रहे, अब आता हूं फिर मैं, एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह साहब, नगरोटा में एक बड़ा आलीशान मकान बन रहा था, तो जब आर्मी का नोटिस गया तो क्या कहा था विनोद जी कि जो आर्मी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करती है। ये मेरा वक्तव्य नहीं था, ये आप ही के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह साहब का वक्तव्य था। आर्मी पे सवाल उठाओ आप। और जब आपको याद होगा वो मिलिटेंट मारा गया था बुरहान वानी, तो क्या कहा था हमारे एक्स डिप्टी सीएम साहब ने कि हमें मालूम ही नहीं था, एक्सीडेंटली मारा गया। क्या बात करते हो आप लोग? और हर चीज में 5 मिनट के लिए अगर डिबेट में गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, इन चीजों को अगर बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान मुसलमान को बैन कर दिया जाए ना, तो इनके पास डिबेट करने के लिए कुछ नहीं होता। 6वां वार्ड है गांधी परिवार। हमें फक्र है कि हम उस परिवार के समर्थक हैं, उस परिवार के 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी स्टोरियां सुनाई। एक स्टोरी मैं भी सुनाता हूं कि पंडित मोतीलाल नेहरू अपनी अंतिम अवस्था में थे, बेड के ऊपर थे, और उन्हें पता चला कि मेरा बेटा पंडित जवाहरलाल वो ये सोच रहा है कि जब मेरे पिताजी की डेथ हो जाएगी तो जो ये आनंद भवन है, जो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास बची हुई है, वो भी मैं इसको देश के नाम कर दूंगा। तो जब पंडित मोतीलाल नेहरू के कानों में ये बात पड़ी तो उन्होंने बुलाया जवाहर को। उन्होंने कहा, बेटा जवाहर, तू क्या मेरे मरने का वेट कर रहा है? इधर ले आपने कागज। और उन्होंने लिख के वो जो एक प्रॉपर्टी आनंद भवन थी वो भी उन्होंने इस देश के नाम कर दी। अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ इस देश के नाम किया, अपनी जान भी इस देश के नाम की। आप उस परिवार के ऊपर सवाल निशान उठाते हो। हमें फक्र है कि हम उस परिवार के समर्थक हैं। कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी और बिल्कुल जमीन पर इनके सामने डट के खड़े होंगे और इनकी जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। आप जी स्कैम करेंगे मुझे बताया तो नहीं, देखें अभी देखें बेचारों का क्या हाल है। अभी से फ्रस्ट्रेट हो, कितनी जोर जोर से बोले, मुझे पता पानी पिलाएं, इनको पानी पिलाएं। पहले इतनी जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, इतनी जोर से अब प्यार से अब सुनिएगा जरा बात। ये अब बोलेंगे ये भी झूठ है। ये अगर आपका चैनल देखा, मैं जरूर चाहूंगा स्क्रीनशॉट इसका विकिपीडिया है, अब बोले ये भी झूठ है, ये भी देख लीजिए। ये है जी इनके नेहरू जी का सबसे पहला 1947 में देश आजाद हुआ। ये ले लीजिए, ये कोई उस समय नहीं है, ये जरूर ले लीजिएगा इसका शॉट, ठीक है जी। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, और 1948 में जीप स्कैंडल। पूरा देश जो है वो बेचारा बैलगाड़ी पे घूम रहा था, और इनकी पार्टी के नेता जीप स्कैंडल। अब ये व्हाट्सएप पे है, ये विकिपीडिया पे है ना, व्हाट्सएप पे तो नहीं है ना, तो ये बताता हूं इनको मैं। चले, अब उसके बाद आती है एक और, आपको बताता हूं एक बड़ी तगड़ी तबारक इन्होंने कर दी ना। बंगाल पहुंचे थे ये, अब इनको बंगाल पहुंचाते हैं।
जनाब ऐसा हुआ कि इन्होंने क्या किया, जब वो अलग से इन्होंने, क्योंकि इनकी पूरी मंशा से, पूरी सोच समझ से इन्होंने एक तरफ बिठाए अंग्रेजों ने इनको दिया एक सारे का सारा एक आगे टूर प्रोग्राम दिया, एक एक्शन प्रोग्राम दिया, भाई साहब आपने ऐसे करना है, तुमने हिंदुस्तान बनाना है, भाई जिन्ना तुमने पाकिस्तान बनाना है, तुम सब ने ऐसे करना है। तो ये पूरी की पूरी बात आपस में सेटल हुई। अब कहा अंग्रेजों ने कहा इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा जी हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करेंगे नेहरू जी, और पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करेंगे जिन्ना जी। पूरा टूर प्रोग्राम था, पूरी उनका लाइन ऑफ एक्शन थी। अंग्रेजों की जाने से पहले इनको तोड़ के जाएंगे आपस के अंदर। उनको पता था डिवाइड एंड रूल, जिसको खैर उनको पता, वो भी उस पर नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, वो भी जरा देख लीजिए। उसके बाद ये हुआ कि अब इनके नेहरू जी को मिल गया प्रोग्राम सारे का सारा। अब वहां से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक तो पाकिस्तान वहां बना लिया, और बंगाल जहां पहुंचे तो उसके बगल में एक और दूसरा पाकिस्तान बन गया। ठीक है जी, वो पाकिस्तान वहां पर बन गया। अब देखिए कितना इनको देश से प्रेम है। नेहरू जी ने क्या मांगा, ये भी जरा हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, व्हाट्सएप पे भी नजर नहीं आएगी आपको हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री है। ग्रीन वे, ग्रीन कॉरिडोर मांगा गया पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक, जिसकी 10 किलोमीटर की चौड़ाई होगी, 10 किलोमीटर की चौड़ाई होगी, और पूरा रास्ता वहां से वहां मांगा गया इनसे। और नेहरू जी पूरी तरह से रेडी थे कि दे दो, कोई चक्कर नहीं, यानी कि आप 10 किलोमीटर का वो एरिया दे दीजिए, ऊपर का हिंदुस्तान यहां गया, नीचे का हिंदुस्तान वहां गया। अरे कैसे लोग आप लोगों ने कहां पर, आपके प्रधानमंत्री की ये सोच थी। ये तो अड़ गए कुछ लोग कि भाई साहब नहीं देना है इनको, अड़ गए, वरना ये ग्रीन वे, ग्रीन कॉरिडोर इनको मिल चुका होता, और आधा हिंदुस्तान नीचे और आधा हिंदुस्तान पाकिस्तान है। पूरी तरह से मंसूबे के अंदर ये लोग वहां पर कर चुके थे, और ये स्टोरी अभी इनको मिलेगी नहीं, ढूंढते रहेंगे, मिलेगी नहीं। मैं इनको भेज दूंगा सारी की सारी स्टोरी, और आपके दर्शकों को भी जरूर भेजूंगा। अरे यार इतना बड़ा, सुन लीजिए ना, मैं बीच में बोल रहा था, ये देखिए कितनी प्रॉब्लम है, आप बोलते हो मैं बोलता हूँ बीच में, मेरे दर्शक सारी डिबेट निकाल के, जब ये बोल रहे थे मैं बीच में बोल रहा था। इन बेचारों को इतनी क्यों जल्दी है अपने आप को प्रूव करने की, मुझे बताएं। आपको पूरा मौका दे रहे, फिर आप इनकी बेचारे मुझे बाजू पकड़ लोगे। बाजू पकड़ने से क्या होगा बताएं जरा, सच्चाई की बात करें तो लोग सुनेंगे आपको। देखिए नीचे कमेंट्स भी पढ़ लेना, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुद सोचे, एक देश को आपको प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाने के बाद 1948 का मैंने आपको दिखा दिया, जीप स्कैम आपको दिखा दिया। मतलब आते ही आपकी सोच ये है कि किस तरह से देश को उल्टा जाए। तभी मैंने A to Z, एक बार मेरे साथ चैनल पे थे, A to Z तक के मैंने स्कैम इनको सारे के सारे निकाल कर दिए, पूरे के पूरे। इनको बड़ी इनको मिर्ची लगी, ये है ही नहीं है। मैं कहा ये भी व्हाट्सएप के हैं, मैंने कहा एक एक को स्टडी करो जरा, A से लेकर पूरे का पूरा Z तक इनके स्कैम्स थे। अब मैंने जब बात की, आप एक देश को ऐसा, आप एक देश को आप दो हिस्सों में बंटवा रहे हैं, अपने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बंटवाने के लिए तैयार हो गए थे ये लोग। तो आप खुद सोचें कि इस तरह की अगर आप सोच रखते हैं, इस तरह से अगर आप चलते हैं, तो आज आपके पास उन्हीं के कसीदे पढ़ने के लिए आपके पास बातें आती हैं। जरा उनका भी बात कर लीजिए, क्योंकि एक और बीच में जो नॉन गांधी परिवार से प्रधानमंत्री बने थे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, याद है ना उनकी अब ये भी विकिपीडिया पे फिर बीच में बोल के, मैंने कहा ना यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ, आप बीच में कूद आते हैं आके। अरे पूरा आपको मौका दिया जा रहा है, फिर आप बाजू पकड़ोगे उनकी। मैं नहीं पकड़ू, मैंने बाजू पकड़ी, विनोद जी आपकी बाजू पकड़ी मैंने 3 बार, मैं नहीं पकड़ा, पकड़ते ना, आप क्या करेंगे पता है, मीडिया के बाजू पकड़ लेंगे आप, फिर कहेंगे जी मीडिया बायस्ड है। आप तो बाजू पकड़ के, आप तो बायस, तो आप तो डोगरी चाहते भुल्ले पर आ गए आप तो, उसे तो क्या फायदा होना। तो बात यहां पर यह आती है कि मैं जो इनसे बात कर रहा था, कम से कम कुछ तो संजीदगी के साथ, जो एक ही काबिल हमारे पास इनके बड़े काबिल प्रधानमंत्री रहे, जिनकी हमने अभी बात की आपके सामने, लगा इनको कि यार ये नॉन गांधी परिवार का इंसान जो है ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा। पूरे षड्यंत्रों के अंदर उनकी किन संदिग्ध परिस्थितियों में कहां पर मौत हुई थी, आपको भलीभांति याद है क्या उनके साथ हुआ था। और जरा हिस्ट्री निकालिएगा, अभी फिर व्हाट्सएप का डाटा मांगे, विकिपीडिया का निकालेगा। जिस खान समा ने, जिसके ऊपर ये इल्जाम था, जिसने उनको जहर दिया था, उस खान समा को पिछले अभी 5-10 साल पहले, 20 साल पहले तक उसको पाकिस्तान में बैठकर ये लोग उसको पेंशन पहुंचाते रहे। ये तो लोग हैं, ये इनको सिवाय गांधी परिवार के और कुछ नजर नहीं आता। यही तो उनके साथ दिक्कत है सबसे बड़ी। अरे जरा आगे बढ़िए, गांधी परिवार से भी आगे देश है। तभी मैंने कहा आपको कि आप भी चलिए, जरा आगे आइए। क्यों आ जाके एक ही परिवार की गुलामी करने के लिए आप लोग जो है मजबूर हैं। मुझे तो अभी भी डाउट है, आपका चुनाव होगा उसके बाद पता नहीं। इस बार रिमोट कंट्रोल से किसी और को आप बना लो, जैसे आपने इस देश को प्रधानमंत्री दिया पूरे 10 साल के लिए, उस तरह से अगर आपको रिमोट कंट्रोल से बना लो, तो मुझे पता नहीं रिमोट का कंट्रोल अपने हाथ में क्यों रखना है। सच की राजनीति कीजिए, सच के ऊपर चलिए। सच के ऊपर जब आप चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजनीति कैसे। अब अगर लास्ट है ये अगर आपका, तो मैं लास्ट में इनको, पहले आप इनसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में इनकी एक बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगा। दर्शकों जरा सुनते रहना, जाना नहीं कहीं। दर्शकों आप बने रही गए, बड़ी दिलचस्प डिबेट हो गई है और चरम सीमा पर पहुंच गई है। साहिल जी आप इनका रिप्लाई देंगे। जीप स्कैम से शुरू किया इन्होंने, और दूसरी बड़ी बात ये कि बिखर गई कांग्रेस। देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो ना, तो उस पार्टी को इस तरह की बात नहीं करते। मैं
40 साल 30 साल में ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा जी। मैं आ जाता हूँ जम्मू कश्मीर से ही शुरू हो जाता हूँ। 2014 15 हाँ, मैं यहीं से शुरू हो जाता हूँ। ये भ्रष्टाचार पे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें गिना दी, वो क्या नाम है उसका, पता नहीं कौन सा, वो 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर। इन्हीं की पार्टी का XMLC कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और करप्शन का जो सारा पैसा है वो PMO में बैठे हुए मंत्री की जेब में जाता है। कांग्रेस के किसी नेता ने तो आरोप नहीं लगाया, इन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति ने इनके ऊपर आरोप लगाया। अभी आपने देखा होगा कि PSI एग्ज़ाम जो हुआ वो भ्रष्टाचार की बेंच चढ़ गया और किस तरह से उसमें जो घोटाले सामने आए। लेकिन जो मेन बात एक अखबार में लगी कि जम्मू कश्मीर का सबसे पावरफुल आदमी जो दिल्ली में है, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इन्वॉल्व है और वो पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ वो उसी के माध्यम से हुआ। और फिर जब ज़्यादा शोर उठा और ये कहते हैं कि मैंने एक दो बार इनको सुना भी, ये कहते हैं कि यार हमारे ही समय पे जो कोई भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है, हमारी सरकार ने उनको पकड़ा। ये आपने उनके भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया। ये जो वो एस्पायरेंट्स थे वो उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए सबूत जो थे वो लोगों के सामने रखे, जुटाए कि भाई आपके राज में ये गुंडागर्दी मची हुई है। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले जो गवर्नर था, क्या आरोप लगाए थे उसने, वो भी आपको मालूम होगा कि RSS का फंक्शनरी मेरे पास आया था 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके, और आज वो किस तरह की जो बात कर रहे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री तक को वो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि मैं जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मैं प्रधानमंत्री के पास गया और मैंने कहा उनको कि जनाब वो लोग बैठे हुए हैं मर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कहा कि मेरे लिए बैठे हुए हैं। और जब मैं फिर अमित शाह के पास गया कि मेरे कोई कहना नहीं है, ये इन्हीं के वो जो अभी और इन्होंने अभी उनको गवर्नर बनाकर रखा हुआ है सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जब मैं अमित शाह के पास गया तो अमित शाह ने कहा कि इसका दिमाग खराब हुआ हुआ। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये सत्यपाल मलिक साहब का वर्ड है। तो इसलिए जिनके खुद के घर शीशे को हो ना, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। 2014 के बाद से जितनी जो लिस्टें थी जॉब्स की, एक लिस्ट जो है वो सही ढंग से ना बाहर लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल सकी, ना कुछ हो सका, और वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की जो थी वो जो उसको भेंट चढ़ गई। और इन्होंने वो आजादी का भी बड़ा भारी जो वो सुना दिया कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर दिया, ये कर दिया। जानकारी थोड़ी सी कम है क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्यादा निर्भर है, ठीक है ना। अच्छी तरह जो इतिहास की जो अच्छी किताबें हैं, जो अच्छे लेखकों ने लिखी हुई हैं, उसका रेफरेंस जरूर लें। 1931 में हिंदू महासभा, और मुझे फक्र है उस समय हमारे जो महाराजा हरि सिंह रियासतों में, पूरे देश की 543 रियासतों में अकेला महाराजा था जो हिंदुस्तान की आजादी की बात कर रहा था। लेकिन एक थी हिंदू महासभा, इनके आदरणीय सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और इनके पितृ संगठन RSS की सबसे प्रिय पार्टी। डंके की चोट पे जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो संगठन थे, ये जो राइट विंग संगठन थे, ये भारत की आजादी का विरोध कर रहे थे, ये भारत की आजादी के विरोध में खड़े थे। क्या कहा था RSS ने जब देश आजाद हुआ? बड़ा तिरंगे पे लेक्चर दिया, तिरंगे की बड़ी बात की। कहा था ये जो 3 रंग का तिरंगा है ये अशुभ होता है, तिरंगा जो है वो भगवा होना चाहिए, और तिरंगे को जलाने का काम RSS के लोगों ने किया। ये क्या बात करते हैं? इनका जो अपना इतिहास है वो बड़ा काला इतिहास है। और सुनिए एक बात और मैं कहती जाऊंगा। नहीं जनाब, बड़ा लंबा बुलाया उनको, बड़ा लंबा बुलाया उनको। अब मैं अपनी जगह की बात कर लूं। हर बार आते हैं कोई ना कोई स्टोरी सुना के चल जाते हैं। शास्त्री जी का वो था, ये था, उसको पेंशन हुई, ये हुई, वो हुई। एक स्टोरी सुनाई थी पिछली बार इन्होंने, जिसका मैंने जवाब इनको पिछली बार दिया था। स्टोरी सुनाई थी जनाब वो चाइना से फंड ले लिया, राहुल गांधी की RGF बनी हुई थी, ये हो गया, वो हो गया। भाई आप ही की सरकार ने इस साल की शुरुआत में उनका FCRA क्लियर किया है। FCRA क्लियर करने का मतलब मेरा भाई बड़ा पढ़ा लिखा है, वो सारी जानकारी जानता है। तो ये करते कुछ है और लोगों के बीच प्रोजेक्ट कुछ करते हैं। इनका इतिहास काला है, इनकी सोच काली है। हो सकता है कि आज ये चुनाव जीत गए हो और चुनाव जीतने का ये बड़ा जो घमंड है वो आज इनके सिर पे जो नाच रहा है, लेकिन घमंड ना पीछे वालों का रहा, पीछे भी कई लोग रहे, हमारा भी नहीं रहा, हो सकता है हमें भी रहा होगा, लेकिन घमंड इनका भी नहीं रहेगा। और जनता देख रही है जम्मू कश्मीर की, वो बच्चे रोए हैं जिनका इन्होंने फ्यूचर खराब करने का काम किया है। आज जो है गवर्नर साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन बच्चों के आंखों से निकले हुए आंसू। एक तो रोजगार दे नहीं सकते, और जो था रोजगार उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारी सरकार थी, हमारी सरकार PDP के साथ चल रही थी, और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाने का काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये आए, इन्होंने आते ही उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को खत्म करने का काम किया। आज PHE के डेली वेजेस देखें, आज बाकी जगह डेली वेजेस देखें। अब कहते हैं वो पाप है। जब 2014 के असेंबली चुनाव में उनके वोट लेने थे तो वहां जाके नागिन डांस किया करते थे, हम आएंगे तो आपको जो है वो पक्का करेंगे। तो किसने कहा था जाके उनको वो वादे करने के लिए?
आज आपको वो पाप लग रहे हैं? 60,000 थे 2014 तक, लाख की तादाद आप आज है, उनकी जो तादाद थी वो कैसे बढ़ी? आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जो आपने कोरोना वॉरियर्स, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, ये करो वो करो, 45 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये WHO का डाटा है। डाटा को छिपाने का काम आप लोग करते हो, झूठ बोलने का हिंदुस्तान की जनता से आप सामने आप काम करते हो, और इसको एक्सपोज करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। तो फिर पकड़ लिया आपकी बाजू, नहीं, बाजू पकड़ लिया। साथ में सबसे पहले RGF राहुल गांधी फाउंडेशन नहीं थी, RGF जो है राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है? सुन लीजिएगा राहुल गांधी फाउंडेशन, आपने राहुल, फिर देखा बीच में बोलेंगे राहुल गांधी फाउंडेशन, आपने कहा दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, राहुल गांधी, हर चीज राहुल गांधी से नहीं शुरू होती है। राजीव गांधी फाउंडेशन थी जिसमें 100 करोड़ रुपए आपको आया था, चले अक्साई चीन, दूरी वैली, सब उसके बदले में आपने लिया था। अब क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि दतूरा खा के कोई भी कुछ भी बोल दे चलेगा। खैर इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, वहां पर कौन कैसे किस तरह की भाषा बोलते हैं उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता। जो इतने कहते हैं आसमान में थूकोगे तो थूक अपने मुंह पर पड़ेगा। हमारे नेताओं के ऊपर कटाक्ष करने से थूकते रहो, अपना मुंह भरते रहो थूक से, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हमें ये चीज़ें, अब मैंने जो कहानी दर्शकों को सुनानी है सुनिए। इनका बेड़ा गर्क करने वाले हम नहीं हैं, इनका बेड़ा गर्क करने वाले कौन है सुनिएगा जरा। बड़ी आपको ये सुनो, बड़ी सच्ची कहानी, कान नजदीक ले आए हैं, कोई बात नहीं, आपको मैं इसकी पूरी कॉपी भेजूंगा। हुआ यूं जी कि आपको सबको बड़ा सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। मजा क्या आएगा? सुनने वाली अध्यात्म में बड़ी अध्यात्म मतलब आप कुछ भी, आपने भी सभी गिना दिए ना, टॉपिक के रिलेटिंग आपने टॉपिक की बात की है, वो बात बताएंगे। मुद्दे पे बात हो रही है क्योंकि इनके बात करने की बात कर लीजिए। आपके दर्शक फालतू की कांग्रेस पे ही बात कर, नीचे के कमेंट में पता लगेगा, दर्शकों को पता लगेगा कौन फालतू बात कर रहा है, कांग्रेस पे बात। वो नीचे वो जो देख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं। जरूर पढ़िएगा नीचे कमेंट, वहां पे बिल्कुल क्लियर होगा, जरूर पढ़िएगा नीचे कमेंट सारे के सारे। वो देख रहे हो आपको बड़ी शर्म आई उसके बाद। चलिए अब आप बीच में बात किया तो डंके की चोट पे सच्चाई से बात कर रहे हैं। बुला लीजिए। चलिए सच्चाई देखिए इनकी, 3 आंकड़ों से 2 आंकड़े से शून्य पर आ गए, ठीक है? तो जी ऐसा हुआ कि ये इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई और बुरी हालत उस समय, कहीं पर उनको वो मिल नहीं रही थी, ना वोट मिल रहे थे ना कुछ मिल रहे थे, लोगों के सामने एक्सपोज होते जा रहे थे जिस तरह से उन्होंने देश का हाल किया हुआ था। क्योंकि इंदिरा गांधी जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधु संतों के दर्शन करती रहती रही थी। इंदिरा गांधी जी चलेगी कृपात्रेय जी महाराज के पास, कृपात्रेय जी महाराज जी को माथा टेका, उनको कहा मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री का। अब उसने देख के हिसाब किताब लगा लिया, उसने कहा जी मैडम जी मुश्किल है जी। उसने कहा आप तो संत हैं, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। उन्होंने चलो इतनी कृपात्रेय जी महाराज स्वयं भगवान जिसे कहते हैं उसका रूप थे, बड़ी तपस्या की थी, उन्होंने दे दिया आशीर्वाद। मैं आपके बेड़ा गर्क का कारण बता रहा हूँ, आपके बेड़े गर्क आपकी एक शख्सियत है, आपकी डिबेट में इतनी बातें हो तो वो बात अच्छी नहीं लगती। मैं बात कर रहा हूं 1975 की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपके सामने मेरे पर तो चलो दाड़े मार रहे थे, आपके मीडिया के ऊपर भी दाड़े मार रहे थे। वो कह रहे हैं जी मेरे से आप कैसे कर सकते हो, ये आप कैसे काम कर सकते हो? मतलब उनकी मर्जी, मीडिया की मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी इनकी चलेगी, मर्जी इनकी चलेगी। जो 3 डिजिट से 2 डिजिट पर विनोद जी सुनना चाहते हैं, मीडिया नहीं है विनोद जी सुनना चाहते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं, ये बेचारे सुनना नहीं चाहते। विनोद जी सुनना चाहते हैं, विनोद जी सुनना चाहते हैं, विनोद जी सुनना चाहते हैं, इमरजेंसी की बात कर, विनोद जी सुनना चाहते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं, ये बेचारे सुनना नहीं चाहते, तो अब क्या करें बताइए? तो विनोद जी वैसे मैं बोल सकता हूँ, दर्शक सुन रहे हैं ना, दर्शक सुनना चाहते हैं ना, आपको लग रहा है ये जो पीछे बैठे कमेंट सुनना चाहते हैं दर्शक? हाँ दर्शक सुनना चाहते हैं सारे के सारे। तो कृपात्रेय जी महाराज जी के पास उन्होंने माथा टेका, उन्होंने कहा कृपात्रेय मैंने जाओ जी तथास्तु आपका भला हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि जैसे ही आप प्रधानमंत्री बनोगे वैसे ही गौ रक्षा के लिए आपने कानून लेकर आना। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी ठीक है महाराज, मान गई। उस समय तो आउट ऑफ पावर थी तो कुछ भी कर सकते हैं, आउट ऑफ पावर पॉलिटिकल। हम अध्यात्म की बातें करते हैं जी, हमारी सच्चाई है, प्रभु के साथ डायरेक्ट हमारी मेल है, हम सच की बातें करते हैं। आपकी होती तो ये हालत नहीं होती, प्रभु ये हाल ना करते, प्रभु आपका ये हाल ना करते। अब सॉरी सुन लीजिए, लोग सुनना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बेचारे की बोखलाहट देखिए कैसे बोखला रहा है बेचारा, देखिए बोखला रहा है बेचारे।
ब्राह्मण कुल में पैदा हुए संस्कार लेकर चलते हैं। ऐसे ही कृपात्रे जी महाराज को जैसे ये आज दबा रहे हैं, वैसे कृपात्रे जी महाराज की भी बात को इन्होंने वैसे ही इन्होंने नहीं माना। अब ये बन गई प्रधानमंत्री, अच्छी खासी मेजोरिटी से। बीच में ना बोले ना, ये बड़े अच्छा लगता है, लोग देख रहे हैं ना, बीच में क्यों बोल रहे हो, इतनी फ्रस्ट्रेशन है बेचारे को, मत करे हो। कृपात्रे जी महाराज की संत की बात चल रही है, कौन से ब्राह्मण हो आप, आपको पता नहीं संतों की कैसे कदर करती है। मैं संत की बात कर रहा हूँ, आप बीच में बात कर रहे हैं। चलिए पक्का ब्राह्मण है ना, पक्का ब्राह्मण है, फिर कम से कम कृपात्रे जी महाराज की बात है, थोड़ी सी लज्जा करें, गौ रक्षा, कृपया थोड़ी सी लज्जा करें, गौ रक्षा को लेकर कानून नहीं बनाया, लाया जाए, कानून की बात की जाए। उसके बाद क्या हुआ कि कानून नहीं बना, वो पहुंच के कृपात्रे जी महाराज, उन्होंने कहा जी आपने मेरे से पूरा प्रॉमिस किया था कि ऐसा बनाएंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे। तो जी चले, उन्होंने कहा जी केड़ा बाबा, चलो जी बाबा जी को बाहर, वो तो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। उसके बाद उन्होंने वार्निंग दी, अब वो तो जमाना, उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आप नहीं करोगे मैं गौ माता साथ में लेकर इतने साधु लेके कूच कर दूंगा आपकी पार्लियामेंट के ऊपर। और यही हुआ। अब ये भी जरा पढ़ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं है, ओरिजिनल डाटा है ये। और कृपात्रे जी महाराज ने गौ माता ली और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे साधु संत लिए और कर दिया कूच, इनकी जो किंगडम इन्होंने बनाई हुई थी अपनी। उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग हुई, उस फायरिंग के अंदर कितनी गाय मारी गई और कितने वहां पर साधु संत मारे गए, वो भी रिकॉर्ड सारे का सारा है। फिर कृपात्रे जी महाराज बहुत दुखी हुए जब उन्होंने वो गौ की हत्या देखी, जब उन्होंने साधु संतों के, उन्होंने शराब दिया था उस समय इंदिरा गांधी को कि एक संत आएगा हिमालय से, वो मॉडर्न कपड़ों में आएगा और तुम्हारी कांग्रेस का ये हाल करेगा जो आज इनका कांग्रेस हुआ है। तो कृपात्रे जी महाराज का श्राप लगा है इनको, हमारा कुछ करना नहीं है। ये आप दर्शक सुन लीजिए। एक मिनट में ये समेटूंगा कि देखिए धर्म जो है ना वो बड़ा पर्सनल, हर एक का अपना एक बड़ा पर्सनल इशू होता है। और हम पॉलिटिकल लोग हैं, आपने हमें अपनी डिबेट में बुलाया है और पॉलिटिकल डिबेट में हम आए हैं। ये इस तरह की ये व्हाट्सएप की बनाई हुई स्टोरियां सुनने के लिए नहीं आए हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में यार आप बात कर रहे हो, ये जिस जम्मू कश्मीर की धरती में हम बैठे हुए हैं। सुनिए, नहीं, इंदिरा गांधी जी, मैं 1 मिनट खत्म कर दूंगा। इन्होंने लंबा भाषण दे दिया, लंबा भाषण दे दिया इन्होंने, ठीक है। इंदिरा जी के गुरु थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और जब वो यहाँ थे तो वो उनके आशीर्वाद लेकर अपनी जो राजपाट चलाया करते थे। तो इस तरह की यार हल्की स्टोरी, मैं फिर भी कहूंगा कि पॉलिटिकल डिबेट करो, पॉलिटिकल डिबेट के आपके आरोप प्रत्यारोप का जवाब देंगे डंके की चोट पे। ये कहां से उठा के लाते हो, ये हो गया वहां से उसका लगा, आप बोलो, हम भी इस बात को मानते हैं। कल तक 1 मिनट मेरा भी बनता है, तो मैं मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका बहुत बड़ा, विनोद जी आपको लोग सुनते हैं, आप इससे पहले भी जहां रहे आपने उस इंस्टीट्यूशन की भी मर्यादा बनाए रखी और उस इंस्टीट्यूशन को बड़े ऊपर लेके गए। आज जहां पर आए वहां भी लोग आपको सुन रहे हैं, तो ये हल्की फुल्की डिबेटें आप अगर इस तरह से करवाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए देखें जी, अब धर्म की बात करते हैं तो वो बताए ना फिर क्यों राहुल गांधी जी को स्पेशली आपने जनेऊ डलवाया, क्यों उनको स्पेशली बनाने लगे, क्या है क्या नहीं है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं। धर्म की बात हमें ना सिखाओ, धर्म की रक्षा आप कितनी करते हो। कृपात्रे जी महाराज शंकराचार्य को कांग्रेसी दलाल कहा था, फिर मैं आपको बातों पे आपने कहा था कि कहा था सरस्वती जी महाराज जब उन्होंने कहा, साहिब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी नहीं बांधूंगा साहिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।